हेलो हेलो हेलो, कैसी है मेरी सारी की सारी जुग गैंग, सारे डीवास और सुपर हीरोज का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्लास में आ जाइए। आज की क्लास में मैम लेकर आ गई है एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो कि मैम के दिल के बहुत ज्यादा करीब है। तो मैं आपको ये चैप्टर तो पढ़ाऊंगी ही, लेकिन एक स्टोरी टाइम के साथ आई हूँ। लेकिन उस स्टोरी टाइम पे भी चलने से पहले मैं आज की क्लास की शुरुआत करना चाहती हूँ बेटा एक छोटी सी शायरी के साथ में। ओके ओके, हाँ जी, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सारे ज्वालामुखीज आ गए हैं क्लास में। हेलो डीवा मैम, हेलो ऑल माय डीवास एंड माय सुपर हीरोज। ओके ऑल राइट, ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहाँ हो रही है बेटा? आप यूएसए से तो नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं हमारी? उज्जू मैम की क्लास यूएसए से तो नहीं अटेंड कर रहे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग यही इंडिया में ही हैं, इंडिया की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं बेटा, सुबह के टाइम नहीं हो रहा अभी। हाँ जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है भाई। तो मैम की गरम चाय की प्याली आ गई है और मैम की इस गरम चाय की प्याली के अंदर यार आज एक शायरी हो जाए। आज एक शायराना अंदाज में है मैम, तो एक शायरी, छोटी सी शायरी का मैं पेशकश करना चाहती हूं। ध्यान से सुनिएगा। अर्ज क्या है कि लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। तो यार जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खा लो, कितनी भी जो है दिक्कतें आ जाए, लेकिन आपका जो हौसला है, जो आपका जज्बा है, वो हमेशा इस तरीके का होना चाहिए कि हर एक चीज को हम फाइट करेंगे, हम उससे बाहर निकलेंगे एंड वी विल गेट थ्रू एवरीथिंग दैट गोज रॉन्ग इन आवर लाइफ। वी विल ऑलवेज 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 बी ग्रेटफुल फॉर गॉड्स प्लान। और जो भी हो रहा है लाइफ में वो अच्छा ही हो रहा है, ऐसा हमेशा मान के चलो। अगर बुरा भी हो रहा है ना, तो इसलिए बुरा हो रहा है क्योंकि उसके बाद कुछ अच्छा होना है। इसी तरीके से लाइफ में चलना आगे। एंड बाकी यार आज की क्लास की हम शुरुआत करने वाले हैं जेंडर, रिलीजन, कास्ट। आप लोगों को क्या इसके पीछे की स्टोरी पता है कि मैम को ये चैप्टर जो है इतना ज्यादा प्यारा क्यों है? मैम को ये चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद है यार। आई लव दिस चैप्टर, आई रियली लव दिस चैप्टर। यू नो व्हाई? आई विल टेल यू। ला तालियां मारो, लेकिन पहले मेरी बात को सुनो यार। जब मेरी टीचिंग करियर की शुरुआत हुई थी, मेरे को ना ऐसा बोला गया था कि आपको सबसे पहले एक डेमो लेक्चर रिकॉर्ड करना है। डेमो लेक्चर मतलब ताकि हम देखें कि आप कहीं कैमरे के आगे जाके से ऐसे तो नहीं करते। कैमरे के आगे जाके आपको बात करनी है बच्चों से, ठीक है? कैमरे के आगे जाओ, एक डेमो लेक्चर रिकॉर्ड करके लेके आओ, जिससे हमें पता चले कि आप कितना अच्छा पढ़ाते हो कैमरे के आगे। और तब तो मेरी आवाज बेटा इतनी बुलंद नहीं थी, मैं बहुत धीरे धीरे बोलती थी। और जो सबसे पहला लेक्चर मैंने अपनी जिंदगी में बनाया था, वो मैंने इस चैप्टर पे रिकॉर्ड करा था। और बात तो ये है कि जब मैं ये चैप्टर का डेमो लेक्चर दिया मैंने, तो मुझे पता चला कि जिस साल मैंने ये चैप्टर रिकॉर्ड करा, उस साल सीबीएसई के सिलेबस में ही नहीं था ये चैप्टर। मतलब बेटा मैम ने इतनी मेहनत करी, इस चैप्टर को पढ़ा, इसको रिकॉर्ड करा, और तब सीबीएसई ने इसको सिलेबस से ही हटा दिया था। मैम उस टाइम 20-21 साल की थी भाई, बड़ी छोटी सी थी मैं, और उस टाइम पे मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड करा था। बट आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज दिस इज लाइक द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट आई टॉट व्हेन आई wanted to be a teacher. I was in the process of being a teacher. All right. हाँ जी, so sad. लेकिन कोई नहीं, मेरे को पता था कि एक ना एक दिन ये चैप्टर जो है इसका कमबैक होगा, सिलेबस में वापस आएगा और मुझे अपने प्यारे प्यारे ज्वालामुखीज को ये चैप्टर पढ़ाने का मौका जरूर मिलेगा। तो यार आज हम लोग बेसिकली जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट जो है, इसके अंदर एक चीज की बात करने वाले हैं, और वो चीज क्या है? इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक विच इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। क्या बात करेंगे हम लोग? जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे। और आज तो मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रहा है, और आज हम आपको बताएंगे बेटा कि असलियत में जेंडर क्या होता है, जेंडर का पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से क्या नाता है। तो इस नाते को जोड़ेंगे और हम चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सारे के सारे बच्चे मुझे बता दो यार, मैं 27 साल की हूं गाइस पता तो है आपको। चलो जल्दी से बच्चे जो है मेरी क्लास में फटाफट से अटेंडेंस लगा देंगे और अपना फायर इमोजी बना देंगे,
फटाफट से ताकि आज हम इस चैप्टर की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सके। लेट्स गो, यस कम ऑन, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, एज रिवील पता तो है, एज, ठीक है। तो ऑल माय ज्वालामुखीज, उम्र में क्या ही रखा है यार, हर दिन मतलब किसी ना किसी दिन आप लोगों को भी बड़ा होना ही है। आज तुम हो तो कभी तुम भी 27 साल के हो गए, कैसी बातें कर रहे हो यार। 27 क्या, मेरे को तो लगता है कि कितने भी साल के हो, दिल तो बच्चा है जी, है ना। जितने भी बूढ़ा हो जाए इंसान, जितना भी बड़ा हो जाए, मेरे हिसाब से दिल तो बच्चा है जी। बिल्कुल आपको अपने वैसे जो है बच्चे की तरह ही रहना चाहिए लाइफ में, और बिल्कुल हंसी मजाक करते हुए जॉयफुल तरीके से लाइफ को जो है बिताना चाहिए, मजे करने चाहिए, प्रॉपर वैसी वाली सीन है, राइट। चलो चलो, ओके। हाँ, एज रिवील हो गई है, सैलरी नहीं होगी लेकिन रिवील। चलो जी आ जाओ, ओके लेट्स गो। क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो यार वैसे ना ये चैप्टर बेटा काफी ज्यादा दिल छू जाने वाला चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको जो रियलिटी है ना, उस रियलिटी से मार्गदर्शन कराया जाएगा। आपको पता चलेगा कि रियलिटी में ये जो जेंडर एक चीज है, जेंडर हो चाहे रिलीजन हो चाहे कास्ट हो, ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, ये कुछ ऐसा डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में जो कि डिवीजन क्रिएट करते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है ना इस बात को। ठीक है बेटा, ना तो सैलरी रिवील होगी, ना तो पति रिवील होगा, क्योंकि पति है ही नहीं, राइट। तो जिस दिन पति आएगा उस दिन पति को क्लास में ही ले आएंगे, उसको रिवील भी कर देंगे, ओके। बाकी उज्जू पुज्जू मैम के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पर फायर इमोजी भी तो बना ही रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। यार मेरी शादी की इतनी टेंशन मत लो, मैं भी नहीं लेती हूँ, तुम मत लो इतनी टेंशन। चलो आ जाओ इधर। ठीक है, तो ऑल माय डिवास एंड सुपर हीरोज, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा मुझे ऐसा सोचकर देखकर कि आप लोग इतना ज्यादा मैम की सैलरी एस्टिमेट कर रहे हो, वेरी नाइस, मैनिफेस्टिंग। ठीक है, चलो बाकी इधर आ जाते हैं, फटाफट से इधर आ जाते हैं, ध्यान से मैम की बात सभी लोग सुनेंगे, क्या बात हो रही है जल्दी से देखते हैं। देखो यार, हम लोग बोलते हैं कि आप और मैं अलग हैं, ऑब्वियसली आप और मैं अलग हैं, मैं तो 27 साल की हूं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, है ना। लेकिन इसके अलावा भी हम सभी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस, बहुत ज्यादा अंतर मौजूद है। अब ये डिफरेंसेस अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे लड़का और लड़की है वो अलग है ना, लड़का अलग है लड़की अलग है, ऑब्वियसली अलग है। हम क्या बोल रहे हैं कि सेम है, अलग है, डेफिनेटली अलग है। उसी के साथ अगर मैं बोलूं कि कोई इंसान हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जो है Jewish है, whatever religion they are following, those people are also different from each other। ठीक है, आपका धर्म आपको बहुत सी अलग अलग चीजें सिखाता है, तो डेफिनेटली अलग धर्म के लोग भी अलग हैं, और अलग जातियों के लोग भी अलग हैं। कोई इंसान एक अलग कास्ट को बिलोंग कर रहा है, कोई अलग कास्ट को बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली पीपल हैव दीज डिफरेंसेस, ये अंतर लोगों में मौजूद होते हैं। लेकिन पता है दिक्कत कहां पे आती है, जब ये डिफरेंसेस लोगों को डिवाइड कर देते हैं, लोगों को आपस में बांट देते हैं। लोगों को कैसे बांट देते हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन। हम जब जेंडर की बात करते हैं, जेंडर का मतलब हमें पता है मैम, जेंडर मीन्स मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर, लड़का और लड़की, है ना। लड़का और लड़की जेंडर हम बोलते हैं। अब यार इसमें होता क्या है, कहीं ना कहीं हम इंडिया की बात करें, हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, इस जेंडर के बेसिस पे एक बहुत बड़ा डिवाइड हमें देखने को मिला है ओवर द हिस्ट्री। अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के देखोगे तो यू विल सी कि मैक्सिमम जो कंट्रीज होती है उनका समाज ऐसा रहा है जो कि पितृसत्ता रहा है, जो कि एक पेट्रियार्की रहा है, जहां पे लड़कों का राज होता है और लड़कियों को कमतर माना जाता है, इंफीरियर माना जाता है। लड़के जो है घर से बाहर जाके काम करते हैं, ब्रेड विनर, ठीक है, और लड़कियों का क्या काम है,
लड़कियों को ये बताया जाता है कि आपको घर पे रह के घर का काम करना है, बच्चे का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है खाना बनाना है, आपको घर की साफ सफाई करनी है। तो इस तरीके से जेंडर को डिवाइड कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं ये बता दिया जाता है कि द मेल जेंडर इज सुपीरियर टू द फीमेल जेंडर। लड़के ऊपर, लड़कियां जो है वो इंफीरियर है, ठीक है, कमतर है उनसे। अब इस तरीके से हमने जो है एक डिवाइड क्रिएट कर दिया। डिफरेंस था, सिर्फ एक डिफरेंस था, एक अंतर था कि आप लड़के हो, मैं लड़की हूं। लेकिन इस डिफरेंस के बेसिस पे हम देखते हैं कि सोसाइटी ने एक डिवाइड क्रिएट कर दिया कि लड़के जो है वो सुपीरियर है, लड़कियां जो है वो इंफीरियर है, वो उनसे कम है। अब इसी के साथ अगर मैं रिलीजन की बात करती हूं, धर्म के नाम पर क्या होता है, बहुत से लोग, जैसे अगर मैं हिंदू रिलीजन को फॉलो करती हूँ, कोई जो है वो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता है, कोई सिखिज्म को फॉलो करता है। हर एक इंसान को लगता है कि मेरा जो धर्म है वो सबसे बेस्ट है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब तक आप ये मान रहे हो कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप ये मान रहे हो ना कि सिर्फ मेरा ही धर्म अच्छा है और बाकी सबके धर्म अच्छे नहीं है, वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। वहां पे अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है, लोग बट जाते हैं धर्म के नाम पर। और हमारा तो देश बटा है धर्म के नाम पे, हम क्या ही बात कर रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया जो था बेटा, वो तो डिवाइड हुआ है इंडिया और पाकिस्तान में धर्म के नाम पर। तो यस, धर्म के नाम पे लोग बढ़ जाते हैं। जब लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारे धर्म के आगे कोई दूसरा धर्म नहीं आता, हमारा धर्म सबसे बेस्ट है, तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। साथ ही में अगर मैं कास्ट सिस्टम की बात करूं, कास्ट सिस्टम जो लोगों की अलग अलग जातियां थी, अलग जाति होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उस जाति ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया कि ऊंची जाति, नीची जाति, कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो आउटकास्ट है, जो अनटचेबल्स है, जो किसी भी चीज को छुएंगे तो वो अपवित्र हो जाएगी, अनटचेबल्स को मंदिरों में घुसने नहीं देंगे, उनके टच से चीजें पल्यूट हो जाएंगी। ये सब जब चीजें आई तो अगेन सोसाइटी डिवाइड हो गई बिटवीन द अपर एंड द लोअर कास्ट और यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब यहां पर ना हम इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। बेसिकली बेटा देखो, सोशल डिफरेंसेस हैं समाज में, लोग जो है एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जो है किसी अलग जाति का है, कोई किसी अलग जाति का है। ये सोशल डिफरेंसेस मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। बट कभी कभी इन डिफरेंसेस के बेसिस पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मतलब जब एक जेंडर डिफरेंस है, लड़का लड़की, वहां पर आप भेदभाव कर रहे हो लड़की के साथ में, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। फिर एक धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के साथ भेदभाव कर रहे हैं, कोई एक जाति का लोग किसी दूसरे के साथ भेदभाव कर रहा है। जब ये भेदभाव वाली चीज आ जाती है ना, डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज आ जाती है कि किसी को सुपीरियर मानना, किसी को अपने से कम मानना, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बात यही है कि ये जो सोशल डिफरेंसेस है, ये एक तरीके से समाज में असमानताएं क्रिएट करते हैं, इनइक्वालिटीज क्रिएट करते हैं और डिवाइड कर देते हैं सोसाइटी को बांट देते हैं, ठीक है। और These social differences are based on gender, religion and caste. ये जो social differences हैं, कोई जेंडर पे है, कोई रिलीजन पे है, कोई कास्ट में मौजूद है, पर कहीं ना कहीं हम जो है बेटा देखेंगे कि किस तरीके का डिवाइड है ये, किस तरीके का डिवाइड ये क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंसेस। और इन डिफरेंसेस को अगर हम पॉलिटिक्स में प्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिक्स में जब लेकर जाते हैं तो क्या होता है पॉलिटिक्स का। अगर आप धर्म को राजनीति में लेकर जाओगे, धर्म की राजनीति कैसी होगी वो। अगर आप जेंडर का इशू पॉलिटिक्स में लेकर जाओगे तो क्या होगा। अगर आप कास्ट के मुद्दे को पॉलिटिक्स में लेकर जाओगे तो क्या होगा। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में क्या बात करने वाले हैं, हम बेसिकली इस चैप्टर में 3 चीजों को देखने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज गोना बी जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जिसकी बात आज हम लोग करेंगे। फिर अगली क्लास में हम जो है स्पेसिफिकली बात करेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। धर्म की राजनीति और धर्म और राजनीति का क्या लेना देना है ये देखेंगे। और तीसरी जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको जो समझाया एक बारी मैं रिपीट करती हूं। देखो यार, हम जितने भी लोग इस देश में रह रहे हैं, किसी भी समाज में रह रहे हैं, वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब ये डिफरेंसेस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो जेंडर के बेसिस पे हो सकता है, धर्म के बेसिस पे हो सकता है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है। रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, कास्ट के बेसिस पे हो सकता है कि कोई अलग कास्ट का है, कोई दूसरी कास्ट का है। अब बात यहां पर आती है कि डिफरेंसेस तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब इन डिफरेंसेस के बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव होना चालू
होता है, इनइक्वालिटी पैदा होती है कि किसी को ऊपर माना जा रहा है, किसी को उससे कम माना जा रहा है, प्रॉब्लम तब आती है, सोसाइटी तब डिवाइड हो जाती है। तो तभी जो है बेटा इन तीनों ही चीजों को पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और जब ये चीजें राजनीति में हम लेकर जाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या होता है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप मेरे बच्चों यहां तक तुम सभी को ये बात समझ में आई होगी। क्या हम लोग अपना जेंडर एंड पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दें? फटाफट से बताओ। तो एक गरम चाय की प्याली हो, बेटा आप चाहते हो कि मैम उज्जू पुज्जू मैम का हस्बैंड आ जाए, राइट? मैं ना बेटा एक काम करूंगी, कि मैं इस बात का रिप्लाई नहीं करूंगी। आप सोच रहे हो कि मैं बोलूंगी कि मैं शादी कर लूंगी, नहीं, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी इस बात का, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जब बेटा भगवान ने लिखी होगी मेरी शादी होनी, तब हो जाएगी अपने आप, है ना? और तब उज्जू पुज्जू मैम के पति भी आ ही जाएंगे, तब वही बात है यार। तो अभी आई डोंट वरी अबाउट इट, एंड मेरे को लगता है कि आपको भी मैरिज शुड बी द लास्ट ऑफ योर कंसर्न्स इन लाइफ। वो कहते हैं ना कि देर आर सो मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट, सो मेनी थिंग्स टू वर्क ऑन, इतना करियर, इतने एम्बिशंस, इतनी सारी चीजें हैं जिंदगी में, एंड ऑल दे आस्क मी इज अबाउट अ हस्बैंड। तो डोंट डू दैट, ठीक है? इट इज लाइक वेरी लास्ट ऑफ माई प्रायोरिटीज टू एक्चुअली गेट मैरिड। तो वो मेरे लिए बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी है। एंड आई फील कि बेटा आप लोग भी लाइफ में आपका करियर, आपके लिए आपके एम्बिशंस, आपकी ड्रीम्स, आपकी ख्वाहिशें, वहां तक पहुंचना पहले ज्यादा जरूरी है, और बाद में ये सब चीजें आ जाएंगी अपने आप। ओके, है कि नहीं डीवास? बात सही बोली है ना मैंने? चलो ओके, ठीक है, एग्जैक्टली चलो आ जाओ। ओके, अब हम आ जाते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स पे। यही पढ़ाया था मैंने बेटा, और फिर मुझे बताया गया था। तो पहली क्लास जो मैम ने ली थी, मैं लिटरली कैमरे के आगे जाके यही चैप्टर पढ़ा कर आई थी, और फिर मैम को पता चला था कि ये चैप्टर तो सिलेबस में ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैम तब ना समझ थी। अभी लेकिन ये चैप्टर सिलेबस में है, और अभी हम पढ़ेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स को। तो यार जेंडर एंड पॉलिटिक्स की मैं बात करती हूँ, लेकिन सबसे पहले लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज जेंडर। हम सभी को लगता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर, ठीक है, छोड़ो यार, यहां पे ब्लैंक स्लाइड पे आते हैं हम लोग। दो चीजों की बात करते हैं। सबसे पहला वर्ड है सेक्स, और दूसरा वर्ड है जेंडर। एंड आज समझ लो बेटा कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड। सेक्स क्या है, जेंडर क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बात बहुत ही सिंपल है। देखो, जब हम बात करते हैं कि कोई चीज नेचुरल है, नेचुरल डिफरेंस है, तो वो नेचुरल चीज सिर्फ और सिर्फ सेक्स है। मतलब कि सेक्स का मतलब होता है जिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ आप पैदा हुए हो। अब ऑब्वियसली इफ यू आर अ बॉय, तो you are born with the male reproductive organs, that is the reason you are a boy. And if you are a girl, you are born with the female reproductive organs, that is why you are a girl. I know थोड़ी सी बायोलॉजी आ रही है इधर, पर that is the only natural difference कि मैं एक लड़की पैदा हुई हूं या मैं एक लड़का पैदा हुआ हूं, ये एक नेचुरल डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि आप एक लड़की पैदा हो गए, और क्योंकि आप एक लड़का पैदा हो गए, तो जो आपके आसपास आपकी पूरी सोसाइटी है, जो आपका समाज है, वो आपके जेंडर को क्रिएट करता है। जेंडर इज नॉट नेचुरल बेटा, जेंडर इज नॉट नेचुरल, बल्कि यहां पर मैं एक चीज लिखूंगी, इट इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, क्रिएटेड बाय सोसाइटी। ये चीज समझ गए ना तुम, तो तुम्हें ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। जेंडर नेचुरल नहीं है। आप पैदा एक लड़की हुए थे, आप पैदा एक लड़का हुए थे, इसका मतलब ये नहीं था कि बचपन से ही लड़कियां जो है लिपस्टिक लगा रही थी और जो है मेकअप कर रही थी, और जो है उनको ये बताया गया था कि वो ज्यादा इमोशनल है तो वो रोने लग गई थी। बेटा देखो, इमोशन सबके अंदर होते हैं, रोता हर कोई है, लेकिन हमारा समाज हमें क्या बताता है कि लड़कियां इमोशनल हैं, लड़कियां केयरिंग हैं, लड़कियां रो सकती हैं। और वहीं पे अगर उनका बेटा रो देता है तो बोलते हैं ए लड़की की तरह क्या रो रहा है तू, चुप हो जा। मतलब कि हमारी सोसाइटी ने बचपन से ही हमको ये सिखाया है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से एक्ट करना है, ठीक है? हमें ये बताया गया है कि क्योंकि तुम लड़की हो, एक स्पेसिफिक तरीके से तुम जो है बाहर जब बैठ रहे हो, लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, तो कैसे रहना है, ऐसे हाँ 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 करके मत हंसो, ठीक है? लड़कियों को धीरे बोलना होता है, धीरे से हंसो, ठीक है?
तो वो वाली चीज सिखाई गई। लड़कियां तो इमोशनल होती है, तो लड़कियों को तो हर बात पे रोना आ जाता है, छोटी से छोटी बात पे लड़कियां रो देती हैं। उसके बाद बचपन से ही हम लोगों को बारबी डॉल पकड़ा दी जाती थी खेलने के लिए, हमें किचन सेट पकड़ा दिया जाता था कि लड़कियां तो किचन सेट से खेलेंगी। वहीं पे जो लड़के होते हैं वो बचपन से ही जो है वो कार वगैरह पकड़ा देते हैं, रोबोट पकड़ा देते हैं, उनको अलग ही चीजें पकड़ा देते हैं कि तुम इससे खेलो। लड़कों को कभी किचन सेट गिफ्ट किया जाता है? कभी भी नहीं। लड़कों को गिफ्ट किया जाता है कि रेसिंग कार पकड़ा दी, रिमोट कंट्रोल कार, या फिर उनको जो है शुरू से ही बचपन से ही वो जो है प्ले स्टेशन वगैरह खेल रहे हैं। आज के जमाने में बच्चे जो है, मैं बता रही हूँ, लड़कियों को बताते नहीं नहीं गेमिंग नहीं, लड़कियां तो अलग ही, उनको तो किचन सेट से खेलने दो। तो इस तरीके से जिस लड़कों को बताते हैं कि आपका तो फेवरेट कलर क्या, लड़कों का फेवरेट कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। लड़कियों का फेवरेट कलर होता है पिंक। और इसी तरीके से बेटा कहीं ना कहीं हम जब ये चीजें अपने आसपास सुनते रहते हैं तो वी ऑल्सो स्टार्ट एक्टिंग दैट वे। ठीक है, हम उसी तरीके से अपना बिहेवियर फॉर्म कर लेते हैं बिकॉज हमने ये सब चीजें अपने आसपास सुनी है। एंड दैट इज हाउ द सोसाइटी क्रिएट्स द मेल जेंडर एंड द फीमेल जेंडर। कहीं ना कहीं आपने ये सब बातें सुनी होंगी जिनको हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। जैसे जो सोसाइटी मानती है कि फीमेल ड्राइवर्स आर नॉट गुड, जो लड़कियां गाड़ी चलाती है बहुत ही गलत है, क्योंकि गाड़ी चलाना तो काम किसका है? लड़कों का। लड़के इस चीज में ज्यादा बेहतर होते हैं। वहीं पे अगर साइंटिफिक फील्ड में अगर कोई लड़की जा रही है, लड़कियों का काम ही नहीं है, लड़कों का काम है। लड़की का काम तो क्या है? घर पे रह के खाना बनाओ, साफ सफाई करो, बच्चों का ख्याल रखो, माँ बाप का ख्याल रखो, परिवार का ख्याल रखो। ये लड़की का काम है जो एक घर की चार दीवारी तक सीमित है। वहीं पे जो लड़का है वो बाहर जाएगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बेटा हमारी सोसाइटी के अंदर माँ बाप भी यही करते थे। What they used to do कि अगर उनके पास पैसे की कमी है तो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कल को लड़की की तो शादी ही कर देनी है, शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, तो इसको पढ़ाई लिखाई करा के फायदा क्या है, राइट। इसी वजह से वो अपने बेटों की एजुकेशन पे पैसा खर्च देते थे कि कल को बेटा पढ़ लिख जाएगा तो ये पैसा कमाएगा और इसको तो हमारे साथ ही रहना है, तो ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बल्कि आज के टाइम पे सारी चीजें बदल गई हैं। हम बोलते हैं कि लड़कियां भी कमाए, लड़के भी कमाए, और बुढ़ापे का सहारा तो कोई भी बन सकता है, सभी बच्चे हैं, राइट, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अगेन जेंडर एक ऐसी चीज है बेटा जो कि हमारी सोसाइटी ने क्रिएट करी है। जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक मेल सेक्स के साथ जोड़ दिया कि लड़का है तो उसको ऐसे रहना है, और कुछ चीजों को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फीमेल सेक्स के साथ जोड़ दिया कि लड़की को इस तरीके से बर्ताव करना है, इस तरीके से रहना है। एंड दैट इज हाउ द सोसाइटी क्रिएटेड जेंडर। ठीक है, अब यहां पर वही बात है कि जेंडर डिवीजन को हम लोग पता है जेंडर को क्या मानते हैं कि जेंडर नेचुरल है और अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल का मतलब क्या होता है? जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको हम बदल नहीं सकते, ऐसा हम समझते हैं। जेंडर डिवीजन तो नेचुरल है, अनचेंजेबल है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर डिवीजन नेचुरल है ही नहीं, वो तो हमने समाज में जो लोगों से बातें सुनी उस हिसाब से हमारा जेंडर क्रिएट हुआ है। इट इज नॉट एट ऑल नेचुरल एंड इट इज टोटली चेंजेबल। इसको बदल भी आप सकते हो। ठीक है, कल को अगर कोई लड़का रो दिया तो क्या हो गया भाई, उसके भी इमोशंस है, वो रो सकता है। अगर लड़की अच्छी गाड़ी चला रही है तो क्या हो गया यार, वो लड़की है, उसने भी गाड़ी चलाना सीखा है, चला रही है वो। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, जेंडर डिविजन जो है, दिस इज टोटली चेंजेबल एंड नॉट एट ऑल नेचुरल। तो इस पूरी लाइन को ही बदल दो। तो जेंडर एक तरीके से क्या है? इट इज, अच्छा लिखी तो दिया मैंने, यहां पे लिखी तो दिया है कि इट इज नॉट नेचुरल, इट इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी एंड ऑल्सो इट इज, यू कैन चेंज इट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बेटा एक और चीज यहां पर जो हमारा समाज कर देता है, दैट इज टू क्रिएट अ पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। अब इसी सेक्स के बेसिस पे, इसी जेंडर के बेसिस पे हमारा समाज ये भी बांट देता है कि लड़का क्या काम करेगा, लड़की क्या काम करेगी। ठीक है, अब प्राइवेट डिवीजन होता है एक तरीके से जो घर में ही रहकर काम होगा। तो यहां पे विमेन को बोल दिया जाता है, गर्ल्स को, विमेन को बोल दिया जाता है कि आप लोगों को प्राइवेट स्फेयर में रह के ही काम करना है। प्राइवेट स्फेयर क्या है? घर की चार दीवारी, कि घर के अंदर खाना बनाओ, साफ सफाई करो, यही तुम्हारा काम है। अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने माँ बाप नहीं, सास ससुर का ख्याल रखो, पति का ख्याल रखो, यही लड़के का काम है। आपने देखा है बहुत से घरों के अंदर जब लड़कियां छोटी होती हैं उनको ऐसा बोला जाता है कि यार जाओ मम्मी की हेल्प करो, और वहीं पर लड़कों को ऐसा नहीं बोला जाता। ऑब्वियसली बहुत सारे आजकल जो पेरेंट्स हैं वो इस स्टीरियोटिपिकल पेरेंटिंग से बाहर निकल चुके हैं। वो आज अपने बेटे बेटियों सबको ही बोलते हैं कि यार तुम भी हेल्प कराओ। लेकिन
पहले तो ऐसा ही होता था कि घर के अंदर लड़की को बोला जा रहा है कि जाओ तुम मम्मी का हाथ बटाओ, उनकी मदद करो, ठीक है। और वहीं पे जो सारे फैमिली के मेल्स हैं, है ना, सारे जो लड़के हैं वो एक तरीके से आराम से बैठे हैं, कोई कुछ काम नहीं कर रहा, आराम से बातें बातें कर रहे हैं। यार मैंने तो ये चीज देखी भी है, आई थिंक इन मैक्सिमम हाउस होल्ड्स, कि जब भी कोई पार्टी होती है, कुछ होता है घर के अंदर, किसी फैमिली गैदरिंग होती है, तो सारी लेडीज दे आर जस्ट वर्किंग, दे आर इन द किचन, दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स, एंड ऑल द मेन आर जस्ट सिटिंग, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर हैविंग अ गुड टाइम, बट द वुमेन आर नॉट एबल टू डू दैट, बिकॉज अगेन कहीं ना कहीं बेटा ये चीज बहुत हद तक बदली है, बट अभी भी पूरी तरीके से बदली नहीं है। तो महिलाओं को यही बोला जाता था कि आपको घर की चार दीवारी में रहना है, और जो प्राइवेट स्फेयर, घर का जो काम है वो आपको करना है। वहीं पे लड़कों को यह बताया जाता था कि आपको घर से बाहर का जो काम है, राइट, घर से बाहर का जो काम है, मतलब फैमिली के लिए पैसा कमाना, तो बाहर निकलकर काम करना है, पैसा कमाना है, दैट इज व्हाट द मेन वर टोल्ड कि दिस इज योर जॉब टू डू। आपको घर में नहीं रहना, आपको घर की रोटी पानी इसका ख्याल नहीं रखना, आपको जाना है बाहर और पैसा कमाना है। और औरतों को घर की चार दीवारी तक रखा जाता था। तो ये पब्लिक प्राइवेट डिवाइड को भी क्रिएट कर दिया गया था, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं, इसी वजह से बेटा एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हो गया। लेबर मतलब ये जो काम करने की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर सेक्स के बेसिस पे आपने डिवाइड कर दिया। सोसाइटी का मानना यही है कि women have to do all the work inside the house, like cooking, cleaning, all of that. खाना बनाना, साफ सफाई करना, ये सारा औरत का काम है, औरत ही करेगी इस काम को। Women's work is also not valued and does not get recognition. The sad part is कि आपके घर के अंदर आपकी मम्मी अगर ये सारा काम कर रही हैं, उस काम को इतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं दी जाती, क्योंकि वो काम जो है उसका कोई पैसा नहीं कमा रही है वो, राइट। वो यहाँ पे घर पे पूरा दिन काम करती है, और मेरे को लगता है कि घर के अंदर हमारी मम्मियां सबसे ज्यादा काम करती हैं। बीइंग अ हाउसवाइफ इज आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑन द प्लैनेट, बिकॉज वो हर किसी का ख्याल रख रही हैं, पूरे टाइम 3 टाइम खाना बना रही हैं, क्या क्या काम कर रही हैं भाई घर के, हमें पता भी नहीं होता कि क्या क्या काम कर रही हैं। लेकिन द सैड पार्ट इज, क्योंकि इस काम का उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा। ऐसा तो नहीं होता ना कि मम्मी लंच तैयार करके देती है और आप कहते हो ये लो मम्मी आज का ये लंच जो है दिस इज 500 रुपीज फॉर द लंच, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये जो काम है इसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, उतना पैसा नहीं दिया जाता है, उतना क्या कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता है, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि ये भी कोई काम है। और वहीं पर जो आदमी होते हैं उनको ऐसा बोला जाता है कि यू हैव टू गो एंड वर्क आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर जाकर घर के लिए पैसा कमाने का काम आदमियों का है। दे आर रेडी टू टेक अप विमेन्स वर्क ओनली व्हेन दीज जॉब्स आर पेड। लेकिन देखो द आयरनी इज कि घर के अंदर आदमी जो है किचन के अंदर हाथ नहीं बटाते, ना ही घर की साफ सफाई करते हैं, लेकिन अगर वहीं पे बाहर उनको ये सब चीजें करने को मिलती हैं कि शेफ बनने को मिलता है जहां पैसा मिल रहा है, या कुछ क्लीनिंग का काम मिलता है जहां दे आर गेटिंग मनी, तो देन दे आर रेडी टू टेक अप विमेन्स जॉब। बट उस चीज की जब इकोनॉमिक वैल्यू है तब वो काम करने को तैयार रहते हैं, नहीं तो घर में काम करने को वो तैयार नहीं रहते। अगेन बेटा यहाँ पर आई नो कि अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर जस्ट वांट टू टेल मी कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, हमारे घर पे तो हमारे पापा भी हेल्प करते हैं, ये वो। नाइस, वेरी नाइस, दैट इज हाउ वी नो कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों की सोच बदल रही है और ये सब चीजें बहुत अच्छी हो रही है, रिफॉर्म आ रहा है सोसाइटी में। बट अगेन यहाँ पर जो ये हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि जैसे सोसाइटी चलती आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है। ओके नाउ, अब ये जो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हो गई। अब इसके बाद यहां तक सभी को बात समझ में आई है, यहां तक सभी को बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमने सेक्स और जेंडर के बारे में पढ़ा है, और हमने देखा है कि ओनली सेक्स इज नेचुरल, जेंडर इज अ सोसाइटल कंस्ट्रक्ट, समाज ने इसको बनाया है। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे साथ जोड़ी गई हैं वो समाज ने जोड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा सेक्स और जेंडर के बाद हमने देखा कि इन्हीं सब चीजों से क्या एक पब्लिक प्राइवेट डिवाइड क्रिएट होता है, और एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी हमें देखने को मिली है, जहां पर काम डिवाइड कर दिया गया कि औरत कौन सा काम करेगी और आदमी कौन सा काम करेगा। घर के बाहर का सारा काम आदमी करेंगे, घर के अंदर का सारा काम औरतें करेंगी, और पब्लिक प्राइवेट डिवाइड को भी यहाँ पे बांट दिया गया कि घर के अंदर औरत को रहना है, घर के बाहर आदमी जाएगा, ठीक है। स्विमिंग पूल, बट मैम यू आर वर्किंग। यार अकेली मैं ही काम नहीं कर रही हूं,
बहुत सारी फीमेल्स आज के टाइम पे काम कर रही हैं घर से बाहर निकल के। ऑब्वियसली बेटा, मैं ये नहीं बोल रही कि आज के टाइम पे लड़कियां घर से बाहर काम नहीं करती, मैं आपको बता रही हूँ कि समाज की सोच इसी तरीके से चलती आई है, सोसाइटी ने यही रोल बनाया था, ठीक है। वो तो आज हम लोगों ने इस चीज के खिलाफ हम लड़े हैं, है ना, और हमने आवाजें उठाई हैं, जिस वजह से समाज थोड़ा सा बदला है, बट कंप्लीटली नहीं बदला है। कंप्लीटली आज भी समाज नहीं बदला है। बहुत से घर ऐसे होते हैं जहां पर औरत घर के बाहर भी काम करके आती है, फिर जब वो रात को थकी भी आती है, वो आके खाना भी बना रही होती है। बहुत घरों में भी ऐसा होता होगा। आई नो कि आपकी जो मम्मी है वो घर के बाहर भी, अगर इफ यू हैव अ वर्किंग मॉम, शी इज गोइंग आउटसाइड, शी इज वर्किंग द इंटायर डे, वो घर आ रही है फिर भी वो खाना बना रही है। तो यार दिस इज ऑल्सो द थिंग। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करा जाता है फ्रॉम विमेन कि दे विल डू दीज थिंग्स, उन्हें ये सब काम करना ही है। ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, डेफिनेटली ये वो चीज है जो कि समाज में चलती से आ रही है, सोसाइटी में बहुत लंबे टाइम से चलती भी आ रही है। दिस एक्चुअली हैपेंस, राइट? यस। चलो अब यहां पर आते हैं। अरे बाप रे, ओहो, देख लेते हैं। पूल पार्टी पे चलो आ जाओ। जेंडर डिवीजन इज जनरली कंसिडर्ड बाय द सोसाइटी एज, बेटा जेंडर डिवीजन सोसाइटी किस तरीके का मानती है? जो जेंडर डिवीजन होता है इसको सोसाइटी किस तरीके से देखती है कि क्या ये चीज टेम्पररी है, क्या ये आर्टिफिशियल है, क्या ये नेचुरल और अनचेंजेबल है, या फिर ये पॉलिटिकल है? किस तरीके से लोग जेंडर को देखते हैं? मैंने तो आपको बताया कि जेंडर एक समाज के द्वारा बनाई हुई चीज है। समाज ने हमें बताया है कि बीइंग अ गर्ल तुम्हें कैसे रहना है, बीइंग अ गाय तुम्हें कैसे रहना है। लेकिन लोग इस जेंडर डिवीजन को क्या मानते हैं? जल्दी। बिल्कुल सही। तो सोसाइटी जनरली ये मानती है कि जो जेंडर है वो नेचुरल है, बल्कि नेचुरल नहीं है जेंडर। ओनली योर सेक्स इज नेचुरल, दैट यू आर अ बॉय because you are born with the male reproductive organs, that makes you a boy, and if you are born with the female reproductive organs, that makes you a girl, and that is the only thing that is natural. But जब आपके लड़का या लड़की होने पर लोगों ने आपको ये बताना चालू कर दिया कि being a girl तुम्हें कैसे रहना है, being a guy तुम्हें कैसे रहना है, तो उस चीज ने जेंडर को क्रिएट करा है। तो जेंडर को लोग समझते जरूर थे कि वो नेचुरल और अनचेंजेबल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। अब्दुल्ला, नीलेश, विहान, अनमोल, कर्तव्य, समर्थ, धृति, निशांत, सक्षम एंड नैतिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन का मतलब क्या है बेटा? पब्लिक प्राइवेट डिवीजन का मतलब क्या है, फटाफट से बताइए। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज वर्क इनसाइड एंड आउटसाइड द होम, रिच एंड पुअर, या फिर अर्बन एंड रूरल एरिया? बताओ, पब्लिक और प्राइवेट डिवाइड का मतलब क्या है बच्चों? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूल पार्टी हो गई है ये तो, बहुत ही बढ़िया। यस, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड का मतलब होता है जो काम घर के अंदर और घर के बाहर का काम। तो प्राइवेट मतलब घर के अंदर का जो काम है वो औरत संभालेगी, और औरत वही प्राइवेट स्फेयर तक ही सीमित है। और पब्लिक स्फेयर का क्या मतलब है कि घर के बाहर का जो काम है तो वो आदमी संभालेंगे। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। नीलेश, राहुल, परम्या, अब्दुल्ला, राहुल, अनमोल, कुणाल, सार्थक, सिद्धार्थ एंड रक्तिम, बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, ठीक है। अब जरा इधर आते हैं, ये हमने दोबारा से सेम क्वेश्चन दे रखा है। चलो अब जरा इधर आते हैं और बात करते हैं फेमिनिज्म की। ओ माय गॉड, एक ऐसा शब्द है जब भी मैं बात करती हूं फेमिनिज्म की, सो कहीं ना कहीं हम ना काफी नेगेटिव तरीके से आज के टाइम में फेमिनिज्म को देखने लगे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, आज के टाइम में अगर मैं किसी को भी बोल दूं कि आई एम अ फेमिनिस्ट,
वो मेरे को उसी टाइम जज करने लगेंगे कि अरे फेमिनिस्ट हो, अरे तुम तो फेमिनिस्ट हो, मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया है। और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज सम पीपल हैव पोर्ट्रेड फेमिनिज्म एज समथिंग रॉन्ग, है ना। लड़कियां ना गलत तरीकों से बराबरी करने की कोशिश कर रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, फेमिनिज्म शब्द जो है एक विचारधारा है, और ये विचारधारा सिंपल एक बात करती है, एक सिंपल सी बात करती है। ये विचारधारा क्या बात करती है? इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड विमेन। तो आप सभी को पता है कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जहां पर आदमियों का दबदबा बना हुआ था। इवन इन क्लास 9th हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, जहां पे विमेन के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो यार, जब वर्ल्ड में महिलाओं ने अपनी आवाज उठाना चालू करा कि वी आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड हमें भी सेम तरीके के पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए जो आदमियों को मिलते हैं। कभी भी फेमिनिज्म ये बात नहीं करता है कि औरत सुपीरियर है, आदमी इंफीरियर है, कि अरे औरतें जो है ना वो सबसे आगे हैं, आदमी कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी फेमिनिज्म बात नहीं करता। फेमिनिज्म एक बहुत सिंपल सी बात करता है कि आदमी और औरतें बराबर हैं, दे आर इक्वल एंड दैट इज द रीजन दे शुड गेट इक्वल राइट्स। तो जब वर्ल्ड में महिलाओं ने बराबर के अधिकारों की मांग करी थी कि जो अधिकार आदमी को मिल रहे हैं वो हमें भी मिलने चाहिए, ये सिंपल जो है बेटा मांग करी गई थी, उसी से ही फेमिनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जहां पे विमेन वर डिमांडिंग इक्वल राइट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। विमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं उसमें से आधे आदमी तो आधी औरतें भी हैं लगभग। ठीक है, और दिक्कत की बात यह है कि पब्लिक लाइफ में उनका जो रोल है वो बहुत मिनिमल है। आप उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हो पॉलिटिक्स के अंदर, उनको अपनी आवाज नहीं उठाने दे रहे हो, तो पब्लिक लाइफ में उनका जो इंटरफेरेंस है या जो रोल है वो बहुत ही कम था। दैट इज वाई जो जेंडर इश्यूज हैं बेटा, ये जो जेंडर के मुद्दे हैं, इनको पॉलिटिक्स में रेज करा गया, आवाज उठाई गई औरतों द्वारा, और कि हमें भी वो बराबर पॉलिटिकल राइट्स चाहिए जो आदमियों के पास है। सिंपल सी बात करी थी। विमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में महिलाओं ने एजिटेटेड, वही मूवमेंट निकाला बराबर के अधिकारों के लिए, डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ विमेन, और ये मांगा कि हमारा जो पॉलिटिकल स्टेटस है, कानूनी तौर पर जो हमारा स्टेटस है, उसको बराबर बनाया जाए। जितना आदमी को जितना आप जो है बोल सकते हो इंपॉर्टेंस देते हो, उतनी इंपॉर्टेंस औरत को भी दो, बराबर मानो। ठीक है, उसको अगर अधिकार दे रहे हो तो हमें भी अधिकार दो। ठीक है, सिंपल सी मांग करी थी, और इसी को ही हम फेमिनिज्म बोलते हैं। दिस इज द आइडियोलॉजी वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड विमेन। तो जो भी इंसान अपने आप को फेमिनिस्ट मानता है, वेल एंड गुड, बिकॉज यू आर सपोर्टिंग द राइट थिंग, एंड द राइट थिंग इज दैट इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड विमेन। इन्हीं महिलाओं के आंदोलनों को फेमिनिस्ट मूवमेंट्स बोला गया है। ये नहीं होता फेमिनिज्म, जैसे अभी आज वो रिसेंट में वो वीडियो आई थी ना, जहां पे वो लड़की बोल रही है आई हेट ऑल मेंस। ठीक है, दैट इज नॉट फेमिनिज्म बेटा। अभी आपने देखा है कि विमेन जूनियर स्क्वॉश जो चैंपियनशिप है, वहां पे एक इंडियन लड़की जो है, शी हैज बिकम द वेरी फर्स्ट इंडियन टू विन दैट टाइटल। दैट इज द रियल फेमिनिज्म, वेयर यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज, जब आपको सेम अवसर मिल रहे हैं आदमियों की तरह, और आप उन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल कर रहे हो, उन्हें यूज कर रहे हो, और आप सेम वो चीज करके दिखा रहे हो जो देश में एक टाइम पे माना जाता था कि सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात यहां पर हो रही है, दैट इज रियल फेमिनिज्म। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेक फेमिनिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल फेमिनिज्म दैट जस्ट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। ओके, नाउ ये फेमिनिस्ट मूवमेंट से, अब यहां पर शब्द भी मैं बता देती हूँ, दो शब्द जिसके बारे में बच्चे पूछ रहे हैं। फेमिनिस्ट तो शब्द अभी अभी मैंने आपको बताया है, कोई भी विमेन या मैन, कोई भी आदमी या औरत जो कि ये मानते हैं कि इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, बराबर के अधिकार और बराबर के अवसर मिलने चाहिए आदमी और औरतों को, वो इंसान फेमिनिस्ट होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और मेरे को लगता है मेरा क्लास का हर बच्चा फेमिनिस्ट होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को जेंडर इक्वालिटी में मानना है, और जेंडर इक्वालिटी की ही बात फेमिनिज्म करता है। नाउ पेट्रियार्की क्या है बेटा? पेट्रियार्की एक ऐसा सेटअप है जहां पे थ्रू आउट द वर्ल्ड हम ये चीज देखते हैं कि पितृसत्ता का होना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज जहां आदमी का दबदबा चलता है, कि लीडर ऑफ द फैमिली इज अ मेल पर्सन। ठीक है, दैट इज पेट्रियार्की। हमारी भी सोसाइटी लार्जली पेट्रियार्कल है। अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट एक ऐसे सिस्टम को रेफर करता है जो कि आदमियों को ज्यादा वैल्यू देता है, उन्हें ज्यादा पावर देता है ओवर विमेन। बहुत जगह आप चले जाओ, हम लोग देखते हैं कि पहले तो ऐसे होता था कि लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, पूरा पर्दा सिस्टम होता था कि लड़की जो है बाहर नहीं निकलेगी, आदमी जो है वो सारे डिसीजंस ले रहा है घर के, आदमी के आगे जो औरत है वो बिल्कुल खुल के कुछ बोल नहीं पा रही है, कह नहीं पा रही है। इस तरीके की पेट्रियार्की बेटा हमारी सोसाइटीज में चलती हुई आई है,
ऑल्दो आज के टाइम पे अगर हम बोले कि हमने अपनी कंट्री के अंदर बराबर अधिकार तो दे दिए ना मैम, आदमी औरत को बराबर अधिकार दे दिया, बट ये पेट्रियार्कल सेटअप एग्जिस्ट करता था और आज भी बहुत हद तक करता है, जहां पर कहीं ना कहीं आदमियों को सुपीरियर माना जाता है, औरतों को उनसे कमतर माना जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ पेट्रियार्कल सेटअप जो कि डिस्क्रिमिनेट करता था विद द विमेन, और इसी पेट्रियार्की की वजह से कहीं ना कहीं ये जेंडर इश्यूज जो थे उनको उठाया गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुई जहां पर औरतों ने बराबर के अधिकारों की मांग करी है। बहुत सिंपल सी बात है। आई होप दैट दिस थिंग इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड। अब देखो, political expression of gender division and political mobilization helped improve women's role in public life। बेटा जब जेंडर की ये मुद्दों को उठाया गया बहुत सी महिलाओं द्वारा, जब बहुत सी महिलाएं जो हैं वो अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर निकल गई कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए, हमें भी उतना ही अधिकार चाहिए जितना आदमियों के पास है, तो जब आपने जेंडर ये जो डिवीजन है इसको रेज करा, ठीक है, जब आपने जो जेंडर इश्यूज हैं, जेंडर के ऊपर जो मुद्दे हैं इनको जब आपने रेज करा, मतलब उठाया, रेज्ड इन पॉलिटिक्स, तो हम लोग देखते हैं कि इससे कहीं ना कहीं इट हैज इंप्रूव्ड द रोल ऑफ विमेन। महिलाओं का जो रोल है वो बेहतर हो गया, क्योंकि जब महिलाओं ने, बेटा देखो आज के टाइम पे आपने अभी रिसेंट देखा एक एग्जांपल, जब हमारे जेनजी ने आवाज उठाई तो किस तरीके से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो यही बात है, दिस इज द, आई कैन से कि ये वो चीज है कि जब आप सही चीज के लिए आवाज उठाते हो ना तो चीजें बदलती हैं। तो यहां पे वही बात हो रही है कि जब औरतों ने यहां पर आवाज उठाई अपने लिए बराबर अधिकार मांगने के लिए, बहुत सी औरतें जो कि वर्ल्ड में जिनको बिल्कुल चुप करा दिया जाता था, जिनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी, जिनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पब्लिक लाइफ में बिल्कुल कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, जब वो खुल के बाहर आती है, जब विमेन एम्पावरमेंट हुआ, राइट, तो महिलाएं जो है कहीं ना कहीं बाहर निकलती हैं घरों से, वो अपनी आवाज उठाती है, तो उनकी ये मांग बिल्कुल सही थी, तो इसलिए वो मांग मानी भी गई। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब ये जेंडर के ऊपर मुद्दों को पॉलिटिक्स में उठाया गया है तो इससे जो है महिलाओं की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है, क्योंकि उन्हें वो अधिकार दिए गए। यहां पर वही बताया जा रहा है कि जब आपने पॉलिटिक्स में इस ख्वाहिश को व्यक्त करा, एक्सप्रेस करा अपने आप को, साथ ही में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जब बहुत सारी, मोबिलाइज करने का मतलब है इकट्ठा हो जाना, तो बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होकर ये डिमांड करने के लिए आए तो इससे एक चेंज आया वर्ल्ड में, जहां पर महिलाओं को भी वो अधिकार प्रोवाइड किए जाने लगे जो एक समय पे सिर्फ आदमियों तक सीमित होते थे। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज इससे निकल कर आती है। इन आवर कंट्री, आज हमारे देश में स्टिल द विमेन लैग बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। आर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी। लेकिन द सैड पार्ट इज बेटा कि हमारे इंडिया में बहुत हद तक चेंज आया है। हमारा जब संविधान बना था हमने हर किसी को बराबर अधिकार दिए हैं, ठीक है, हमने जो भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी रोकने के लिए स्टेप्स लिए हैं अगेंस्ट विमेन जो होते हैं, बट स्टिल आज के टाइम में भी वी हैव कम वेरी फार। मैं ये नहीं बोल रही कि हम बहुत हद तक आगे आ गए हैं, हमारी थिंकिंग में, सोच में रिफॉर्म्स आए हैं, हम लोग महिलाओं को वैसे नहीं ट्रीट कर रहे हैं जैसे एक समय पे कर रहे थे, बट स्टिल आवर सोसाइटी इज अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी टिल डेट। ठीक है, आज भी वो सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो पेट्रियार्की हट चुकी है, वो पितृसत्ता हट चुकी है, नहीं हटी अभी तक। ठीक है, तो बहुत सारे रिफॉर्म की और सोच जब तक नहीं बदलेगी ना लोगों की तो वो चेंज नहीं आ पाएगा पूरे तरीके से। बात वही हो रही है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे बच्चों। तो यहां पर हमने सिंपल सी बात ये करी है कि महिलाओं ने अपनी आवाज उठाई कि हमें बराबर अधिकार चाहिए जैसे आदमियों को मिलते हैं। जब इस आवाज को उठाया गया, सारी महिलाएं साथ में आती हैं, इन्हीं मूवमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला गया। और इस फेमिनिस्ट मूवमेंट को जब एक तरीके से पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा गया है तो वो चीज पॉजिटिव रही है, क्योंकि इसकी वजह से उनको अधिकार मिले, उनको वो बराबर के अधिकार मिले जो कि वो डिजर्व करती थी। तो यहाँ पे वही बड़ी सिंपल सी बात हो रही है कि दिस इज समथिंग दैट विमेन डिमांडेड, दे गॉट द राइट्स, एंड दैट इज हाउ कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो जेंडर को हम पॉलिटिक्स में लेके गए ये काफी पॉजिटिव रहा है, काफी अच्छा रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, पूल पार्टी पे चलेंगे, पूल पार्टी पे चलेंगे। आ जाओ आ जाओ, कहाँ आना है?
चलो, विमेन ने बेटा क्या डिमांड करी थी, महिलाओं ने क्या डिमांड करी थी? सेपरेट कंट्री की डिमांड कर दी थी, इक्वल पॉलिटिकल लीगल राइट्स मांग लिए थे, ज्यादा टैक्सेस मांग लिए थे, या सेपरेट स्कूल मांग लिए थे? बताओ, फटाफट से बताओ, व्हाट डिड विमेन डिमांड? बहुत बढ़िया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इक्वल पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स, बराबर के राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की मांग करी थी भाई औरतों ने। और उस फेमिनिज्म का क्या हाल कर दिया हमारे लोगों ने, क्या हाल कर दिया लोगों ने आज फेमिनिज्म का, कि कोई लड़की बोल दे अगर गलती से, भाई आई एम अ फेमिनिस्ट, ऐसे देखेंगे उसको, अरे आप फेमिनिस्ट हो, ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि उस फेमिनिज्म का मजाक उड़ा दिया लोगों ने। लेकिन the ideology in itself, if you talk about the real feminism, it actually talks about equal rights. मैंने आपको अभी भी बताया, खराब कर दिया, लेकिन आप लोगों को ठीक करना है, ठीक है? चलो, बहुत ही बढ़िया, यहां पर बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। नीलेश, परम्या, अदिति, कुणाल, समर्थ, रुंझुन, अनमोल, अब्दुल्ला, नैतिक एंड आशीष। तो यार आप लोग सोचते हो, देखो कितने देश ऐसे थे जहां महिलाओं के पास वोटिंग का अधिकार तक नहीं था। मतलब जो देश के लीडर्स चुने जा रहे हैं, वो तो चलो बना ही नहीं रहे, औरतों को लीडर तो बना ही नहीं रहे, लेकिन वोट देने का अधिकार भी उनको नहीं दे रहे थे, कॉन्टेस्ट करने का तो दे ही नहीं रहे। प्लस देयर वर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे महिलाओं के पास राइट टू अबॉर्शन नहीं था। मतलब फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी, अब औरत है भाई, उसका ये डिसीजन होना चाहिए अपनी बॉडी को लेकर, लेकिन लाइक विमेन डिड नॉट हैव द राइट टू अबॉर्शन ऑल्सो। तो ये भी चीज उन्हें कहीं ना कहीं उन मेल लीडर्स से मांगनी पड़ रही है कि हमें राइट टू अबॉर्शन दो, क्योंकि उसे भी इलीगल माना जाता था। तो दिस इज लाइक वेरी स्केरी ऑल्सो एंड वेरी वेरी लाइक वियर्ड। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाती ये चीजें कि ऐसा कैसे हो रहा था। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मूवमेंट्स, वो सारे आंदोलन जहां पर इक्वल राइट्स की डिमांड करी जा रही थी फॉर विमेन, आर कॉल्ड व्हाट? कौन से मूवमेंट्स के अंदर महिलाओं के बराबर के अधिकारों की मांग की जा रही थी? लिबरल मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट, लेबर मूवमेंट या इन्वायरमेंटल मूवमेंट? बताइए, बताओ बताओ बताओ। सभी को पता है आंसर? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ये तो भाई विदाउट अ डाउट बड़ी जल्दी आपने आंसर दे दिया, बहुत ही बढ़िया यार, वाओ, ला तालियां हो जानी चाहिए, कमाल है। कुणाल, समर्थ, नीलेश, राहुल, अब्दुल्ला, आशीष, कर्तव्य, श्रेयांश, वत्सल एंड इशिका, बहुत ही बढ़िया। चलो, पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज अ पेट्रियार्की या पेट्रियार्कल सोसाइटी जब हम बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? विमेन डोमिनेटेड सोसाइटी, मेन डोमिनेटेड सोसाइटी, एवरीवन इज इक्वल, चिल्ड्रन डोमिनेटेड सोसाइटी? अब ना आज मैं तुमको दो ऐसे वर्ड्स बताऊंगी, ठीक है, जो कि तुम अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लेना, जितना भी तुम्हारी वोकैबुलरी है। लेकिन तुम्हारा होमवर्क है कि तुम उन दोनों शब्दों का मीनिंग निकाल के लेकर आओगे, और वो आप क्लास में मत बताना, वैसे ही उनका मीनिंग ढूंढना
और देखना कि ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता क्या है, ठीक है। 2 words I will tell you. I know कि many of our divas and superheroes might already know the meaning, but I will still tell you guys. एक वर्ड है हमारा ये दोनों शब्दों के मीनिंग निकाल कर आना बेटा कि क्या मतलब है इन दोनों वर्ड्स का। एंड आई नो कि आप लोगों को ये बात पता होगी वैसे, बट यू शुड डेफिनेटली नो द मीनिंग, ठीक है। चलो, तो यार पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है जहां पर मेन डोमिनेट द सोसाइटी। अच्छा, ऐसी भी सोसाइटी होती है जो कि फीमेल डोमिनेटेड होती है। फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी होती है, पता है। आप वो भी वर्ड ढूंढ के आना कि एक फीमेल डोमिनेटेड या विमेन डोमिनेटेड सोसाइटी को क्या बोलते हैं। लड़के जहां डोमिनेट कर रहे हैं उसको तो पेट्रियार्की बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विमेन डोमिनेटेड सोसाइटी को पता है क्या बोलते हैं। इसी को वो कर दो, यू लिख दिया मिसोजिनिस्ट। वाई मिसोजिनिस्ट, मेट्रियार्की, यस यू ऑल नो, यस करेक्ट, मेट्रियार्की। मेट्रियार्की एक ऐसी सोसाइटी होती है विच इज विमेन डोमिनेटेड, फीमेल डोमिनेटेड। यस, मेट्रियार्की इज विमेन डोमिनेटेड सोसाइटी एंड पेट्रियार्की इज मेन डोमिनेटेड सोसाइटी। ओके, बाकी मिसोजिनिस्ट और मिसैंड्रिस्ट भी काफी सिमिलर वर्ड्स है, ढूंढ कर आना। ओके, बाकी यार यहां पर बिल्कुल सही जवाब है ये। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। भाई बच्चे क्या लिख रहे हैं, आंसर तो देखो क्या दे रहे हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटी का आंसर दे रहे हैं विमेन डोमिनेटेड सोसाइटी, और कुछ आंसर दे रहे हैं एवरीवन इज इक्वल। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। अदिति, कुणाल, अनमोल, राहुल, आशीष, कृष्णा, रक्तिम, अभिषेक, विवेक एंड शिवम, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो, कहां चले, वापिस आ जाते हैं। अब जरा बेटा देखते हैं कि किस किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन। मेरे को पता है कि बहुत लोग बोलेंगे कि आज लड़कियां बिल्कुल इक्वल है, लड़कियों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। तो लेट अस सी कि क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन महिलाएं आज के टाइम पर फेस कर रही हैं। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं लिटरेसी रेट को। लिटरेसी रेट की अगर मैं आपको कहानी बताऊं, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, जो लोग पढ़ लिख सकते हैं, दोज हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है। अब लिटरेसी रेट में थोड़ा डिफरेंस दिखता है। Literacy rate among women is less than men. Small proportion of girls go for higher studies, drop out because parents prefer to spend their resources for their boys education. बेटा आज के टाइम पे अगर आप लिटरेसी रेट को कंपेयर करोगे, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु आर लिटरेट एंड परसेंटेज ऑफ बॉयज हु आर लिटरेट, तो यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। लड़कों का लिटरेसी रेट लड़कियों के लिटरेसी रेट से ज्यादा आपको दिखाई देगा। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो चलो प्राइमरी एजुकेशन का तो राइट है ना, तो वो तो गेन कर लेंगी, उसके बाद हायर स्टडीज के लिए नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि उनके घर में वही बोला जाता है कि तुम्हारी तो शादी करनी है, तुम्हें क्या करना है पढ़ लिख कर। एंड आई हैव सीन दिस, ठीक है। मैंने ये आज के जमाने में भी देखी है चीजें होती हुई, जहां पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती, क्योंकि अगेन उन्हें लगता है कि एक बारी लड़कियां पढ़ लिख गई उसके बाद शादी में डिसइंटरेस्टेड हो गई तो ठीक है, तो इसलिए लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं जाता है। मतलब ये रीजन नहीं है, बट रीजन यही है कि उनको यही लगता है कि व्हाट विल शी डू, पढ़ लिख के करेगी क्या, इसको तो ससुराल ही जाना है, वहां पे खाना ही बनाना है, सफाई करनी है, इस तरीके से सोचते हैं लोग। ऑल्सो बहुत सी लड़कियां, उनका ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। ड्रॉप आउट का मतलब क्या है कि आप आए 3-4 साल स्कूल में रहे, फिर उसके बाद आपने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। तो बिफोर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन आपने स्कूल छोड़ दी, तो वही है ड्रॉप आउट। क्योंकि लोग जो है, जो पेरेंट्स है, वो अपने बेटों की पढ़ाई पे ज्यादा पैसा खर्चना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा है। ये दिक्कत हो रही है। साथ में दूसरी चीज है जॉब्स। अब जॉब्स में क्या हो रहा है बेटा, प्रपोर्शन ऑफ विमेन अमंग द हाईली पेड वैल्यू जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। हाईली पेड जो नौकरियां हैं, जहां बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, वहां पे लड़के ज्यादा है, लड़कियां कम है। अब आप लोग बोलोगे मैम ये तो इसलिए है ना क्योंकि लड़कियों में तो स्किल ही नहीं है ना, इसलिए उनको वो जॉब नहीं दे रहे। बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों लड़कियां इतनी कम है हाईली पेड वैल्यू जॉब्स में और लड़के बहुत ज्यादा है? बिकॉज यहां पर वो रीजन है, ज्यादातर लड़कियों को हायर एजुकेशन गेन ही नहीं करने दी जाती बेटा, तो उनमें वो स्किल्स आएंगे कैसे? वो अगर उस लेवल तक पढ़ेंगी तभी तो स्किल्स आएंगे। तो क्योंकि उनका ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है, उनको उतना पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा, दैट इज वाई उनके अंदर वो स्किल्स और वो सब नहीं है जो हाईली पेड वैल्यू जॉब्स के लिए चाहिए। तभी लड़कियों का ऐसा नहीं है, प्रपोर्शन है ही नहीं, बट लड़कों के कंपैरिजन में बहुत कम है। एवरेज पर इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन। एक भारतीय महिला
1 घंटा ऑन एन एवरेज ज्यादा काम करती है एक पुरुष के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। और हम अगर बात करें, एक सेकेंड, देखो यहां पर एक और दिक्कत आती है, रेम्यूनरेशन एक्ट। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पैसे की बात हो रही है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आई थी। तो पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा भेदभाव होता था कि सेम ही काम एक लड़का भी कर रहा है, लड़की भी कर रही है, बट पैसा लड़के को ज्यादा मिल रहा है। लेकिन जैसे कि 10-10 घंटे काम कर रहा है, एक लड़के ने भी पूरा 10 घंटे काम करा, लड़की ने भी 10 घंटे काम करा, लेकिन काम का पैसा लड़के को ज्यादा मिलता था। अब इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए हम बोल सकते हैं कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को लाया गया था 1976 में। इसके हिसाब से इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क। अगर आप बराबर काम कर रहे हो तो उसका बराबर पैसा आपको मिलना चाहिए, ये बोल दिया गया। विमेन आर पेड लेस देन मेन इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क। लेकिन बेटा इस इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के आने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी एक आदमी भी सेम काम कर रहा है, औरत भी सेम काम कर रही है, लेकिन आदमी को पैसा ज्यादा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ऐसा समझती है कि वो आदमी है तो वो ज्यादा बेहतर काम कर रहा है, इस तरीके से उसको रिवॉर्ड भी ज्यादा करा जाता है ना। और सबसे ज्यादा पता है ये चीज कहां होती है? बॉलीवुड में। बॉलीवुड के अंदर जो मेन लीड होता है, मेन लीड हीरो है, हीरोइन है, हीरो को हमेशा ज्यादा पैसा मिलता है हीरोइन के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब ऐसा पहले तो बहुत होता था, फिर कुछ हमारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई जिन्होंने अपनी वॉइस रेज करी इस चीज के खिलाफ, तो देन विमेन वर ऑल्सो पेड इक्वल या फिर मोर देन द मेन, उस हिसाब से। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फीमेल अबॉर्शन। भाई एक शो आता था एक टाइम पे, ना आना इस देश लाडो, एंड वो शो लिटरली हाईलाइट करता था कि किस तरीके से द फैमिलीज प्रेफर कि उनका जो बच्चा है वो क्या है, मेल चाइल्ड ही होना चाहिए, लड़का ही पैदा होना चाहिए भाई। तो ये तो चीज आई थिंक मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि ये चीज बच्चों जो है रिमोट एरियाज में होती है, वैसे होती है वहां गांव वगैरह में होते हैं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीजें मैंने शहरों में भी देख रखी हैं। मैंने लोगों की जो सोच है ना बेटा वो वही रहती है। शहरों के अंदर भी मैंने ये चीजें बहुत बारी लोगों से सुन रखी हैं कि अगर आपका पहला जो बच्चा है वो बेटा हो जाए तो फिर तो मतलब पूरी पूरे फैमिली के अंदर आपकी इज्जत बढ़ जाती है। मतलब ये सब चीजें मैंने अपने उन रिलेटिव से सुन रखी हैं जो कि जिनको मैं काफी पढ़ा लिखा भी मानती थी, लेकिन जब मैंने ये चीज सुनी तो मैं उनको फिर नहीं पढ़ा लिखा मानने लगी। ठीक है, तो देखो, सम पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स, फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बॉर्न। बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग क्या करते थे पहले के टाइम पे, अब तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इलीगल हो गया, लेकिन एक टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर लोग सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करा लेते थे। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट से क्या होता है, पहले ही जब वूम में वो बच्चा होता है तो आपको पता चल जाता है कि वो बच्चे का सेक्स क्या है, कि लड़का है या लड़की है। और जैसे उन्हें पता चलता था कि लड़की है तो वो उसको पहले ही अबॉर्शन करा लेते थे, जिसको हम फीमेल फीटिसाइड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन बोलते हैं कि सिर्फ एक ही सेक्स लाइक फीमेल सेक्स को ही अबॉर्ट कराया जा रहा है, और इसको फीमेल फीटिसाइड भी बोला जाता था। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ था, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉयज इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब आप क्या कर रहे हो, लड़कियों को पैदा होने से पहले अगर मार दे रहे हो तो लड़कियों का नंबर घट गया था, तो सेक्स रेशियो जो है रिड्यूस हो गया था, नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब सेक्स डिटर्मिनेशन पे बैन लगा है, लेकिन स्टिल पीपल फाइंड वेज टू गेट इट चेक्ड। बेटा लोग हमारे यहाँ पे ना बहुत ही, मैं बोल सकती हूँ क्या ही सोच है कि आप मतलब बच्चा तो बच्चा है ना, अब वो बच्चा लड़की हो या लड़का हो, और आज के टाइम पे क्या ऐसा काम है भाई जो लड़के कर रहे हैं और लड़कियां नहीं कर रही हैं। अगर आप सेम लेवल ऑफ एजुकेशन दोगे दोनों को तो वो दोनों सेम पड़ाव पे पहुंच सकते हैं, सिंपल सी बात है, राइट। एंड गर्ल्स ऑल्सो सपोर्ट देयर फैमिलीज, इट्स नॉट जस्ट द बॉयज सपोर्ट द फैमिली। आज के जमाने में आई हैव सीन दैट गर्ल्स ऑल्सो सपोर्ट देयर फैमिली। तो दैट इज द थिंग, ये सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक सोसाइटी में चेंज कैसे आएगा। अर्बन एरियाज जो शहर है, they have also become particularly unsafe for women। शहरों के अंदर भी महिलाएं जो है बहुत ज्यादा अनसेफ अपने आप को फील करती हैं, अपने घरों के अंदर भी वो सेफ नहीं है। बहुत बारी जो लड़कियां होती हैं उन्हें मारा जाता है, तो उनके जो ससुराल वाले हैं या पति है वहां से वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती हैं, हरासमेंट, ये सारी चीजें वो घर के अंदर भी फेस करती हैं, ताने सुनना, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट, ऑल दीज थिंग्स दे फेस इनसाइड देयर हाउसेज ऑल्सो एंड आउटसाइड देयर होम्स ऑल्सो। नाउ यहां तक आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि जब यहां पे ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी सी दैट द विमेन आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। कौन से वो अलग अलग तरीके हैं जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, और इन सभी तरीकों के साथ हम देख सकते हैं यहां पे शोषण हो रहा है कि नहीं? दिस इज ट्रू।
कितने डेली बेसिस पे कितने केसेस बेटा आते हैं। मैं न्यूज चैनल कभी खोलती हूँ तो कभी कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि किसी न्यूज चैनल में ऐसा कोई सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कोई रेप केस रिपोर्ट ना हो रहा हो। कौन सा वो दिन आता है? बिल्कुल भी नहीं। हर दिन कोई ना कोई केस आते हैं एंड देयर आर सो मेनी केसेस विच आर नॉट रिपोर्टेड बाय वुमेन। अभी तो ये है कि कितने केसेस रिपोर्ट हो गए वो तो हमें चलो पता चल गया, कितने ऐसे केसेस हैं जो महिलाएं रिपोर्ट भी नहीं करती हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है भाई, राइट? तो दैट इज द थिंग, हमें चीज समझनी चाहिए कि दीज आर स्टिल। अब इसके बाद हम ये नहीं बोल सकते कि आर सोसाइटी इज नॉट पेट्रियार्कल, क्योंकि समहाउ इट इज पेट्रियार्कल। वी डू फील बैड ऑब्वियसली। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। अब यहां पर आ जाते हैं। विमेन आर ऑफन अनसेफ, महिलाएं जो हैं ज्यादातर अनसेफ अपने आप को फील करती हैं इन द स्कूल्स, एट मार्केट्स, विद इन देयर ओन होम्स या फिर एट हॉस्पिटल। आप लोग बताइए इनमें से कौन सी जगह है जहां पे महिलाएं अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही हैं? आजकल तो लड़के भी सेफ नहीं है, सही बात है, नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट बेटा देखो सिंपल सी बात है, लड़के भी सेफ नहीं है। लड़कों का कोई भी इंसिडेंट आता है तो आप अगर नंबर्स की बात करोगे, विमेन के अगेंस्ट जो इंसिडेंट्स है दे आर मच मोर। लड़कों के लिए भी इंसिडेंट्स है, दे आर ऑल्सो नॉट सेफ नाउ, बट वही दिक्कत है कि द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स इफ यू सी, तो इट इज ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, है कि नहीं? ऑल ऑफ द अबव नहीं, देखो ज्यादातर यहां पर बात हो रही है कि जहां चलो भीड़ है वहां तो फिर भी ठीक है, बट विद इन देयर ओन होम्स दिक्कत की बात यही है कि विद इन देयर ओन होम्स, घर के अंदर भी महिला अनसेफ महसूस कर रही है, क्योंकि उसके साथ बहुत बारी जो है एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट, ये सारे केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। वैसे तो ऑल ऑफ द अबव ही होना चाहिए, ऑप्शन ही होना चाहिए, बट यहां पर दिस इज लाइक द थिंग जो कि हमें समझनी है। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। I can understand. Yes, you want to say all of the above. Obviously, I also want to say that. But the thing is कि अभी के लिए हम जो बात कर रहे हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज लाइक इवन विद इन देयर ओन हाउसेस, इवन विद इन देयर ओन होम्स, दे डोंट फील सेफ, राइट? ठीक है, अब्दुल्ला, नीलेश, प्रतीक, समर्थ, निशांत, सलोनी और अनमोल, परम्या, राजनीश एंड श्रेयांश, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओह ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, विमेन रिजर्वेशन एक्ट और इस सब पे हम बाद में आएंगे, तो ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक। ठीक है, तो ये वाला जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैं एक बार ये पूरा रिवाइज कराऊंगी, इसके बाद हम विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे चलेंगे, देन वी विल मूव टू रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखना, मैं आपको एक बार पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको रिवाइज करवा देती हूँ, ध्यान से सुनना। हमने बेटा आज देखा, सबसे पहले वी वर टॉकिंग अबाउट जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स के अंदर हमने क्या बात करी? हमने बात करी सबसे पहले कि सेक्स जो है वो नेचुरल है, मतलब आप एक लड़का या लड़की पैदा हुए हो ये नेचुरल है, लेकिन उस सेक्स के ऊपर बहुत बारी सोसाइटी जो है आपके ऊपर कुछ कुछ कंडीशंस लगा देती है कि आपको रहना कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ देती है कि लड़का है तो वो ऐसे रहेगा, लड़की है तो वो ऐसे रहेगी। साथ ही में सेक्स और जेंडर के बेसिस पे आपके बीच में एक पब्लिक प्राइवेट डिवाइड क्रिएट कर दिया गया कि लड़की जो है वो प्राइवेट स्फेयर घर तक सीमित है, लड़का जो है वो बाहर जाके पैसा कमाएगा। साथ ही में हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड के साथ साथ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है कि स्पेसिफाई कर दिया कि लड़की क्या काम करेगी, लड़का क्या काम करेगा। लड़कियां जो है ज्यादातर घर में रहकर काम करेंगी, साफ सफाई का, खाना बनाने का, और लड़के ये सब काम तब करेंगे जब उन्हें उस चीज का पैसा मिल रहा है बाहर जाके घर से। ठीक है, तो ये पब्लिक प्राइवेट डिवाइड, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद यहां पर हम और आगे गए, और आगे
जाकर हमने बात करी फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में। तो अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी महिलाओं ने एजिटेट करा था, मूवमेंट्स निकाली थी, जहां पर वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें बराबर के अधिकार मिलने चाहिए जितने आदमियों को मिल रहे हैं। ये जो चीज है कहीं ना कहीं जब जेंडर इशू पॉलिटिक्स में गया तो वो चीज पॉजिटिव रही, क्योंकि महिलाओं को अधिकार मिले भी, ठीक है, तो इट हैज बिन पॉजिटिव। बट वहीं पे बेटा हम लोग देखते हैं कि हमारी सोसाइटी आज भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। अब इस सोसाइटी के अंदर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ आज भी हो रहा है। लिटरेसी रेट की बात करो, लड़कों का लिटरेसी रेट ज्यादा है लड़कियों के कंपैरिजन में। बहुत सी लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाने दिया जाता, स्कूलिंग भी उनकी कंप्लीट नहीं होती, पहले ही ड्रॉप आउट जो है वो हो जाती है। इसके बाद में हमने देखा हाईली स्किल्ड और वैल्यू जॉब्स में महिलाओं का परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि अगेन उन्हें वो पढ़ाई लिखाई ही नहीं कराई गई जो कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए चाहिए। साथ ही में हमने यहाँ पे क्या देखा, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को लाया गया ताकि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना काम कर रहे हो बराबर तो उसका बराबर पैसा मिलना चाहिए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी सी दैट मेन आर पेड मोर देन द विमेन फॉर द सेम वर्क। साथ ही में हमने यहाँ पर एक और चीज देखी, फीमेल फीटरसाइड सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन की बात करी कि बहुत बारी फैमिलीज ये प्रेफर करते हैं कि उनका जो बच्चा होना चाहिए वो लड़का होना चाहिए, एंड व्हेन दे फाइंड आउट थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन कि उनका जो है लड़की पैदा होने वाली है तो वो उसको पहले ही मार देते हैं, दुनिया में आने से पहले। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो में एक हम बोल सकते हैं अंतर आ गया था। अगेन अर्बन एरियाज में महिलाएं बहुत ज्यादा अनसेफ है, डेली हमें बहुत से केसेस ऐसे सुनने को मिलते हैं, इवन विद इन देयर ओन होम्स दे आर अनसेफ। तो ये सारी बात हमने करी है, बाकी इसमें हम आगे चलेंगे 6 on 6। ओके, लीडर बोर्ड देखना है, ठीक है, तो बताओ ना लीडर बोर्ड देखना है, अभी दिखाती हूँ लीडर बोर्ड। चलो, तो ये सारी बातें बच्चों हमने कर ली हैं। अब हम लोग जो है आगे चल के देखेंगे। देखो, महिलाओं का एम्पावरमेंट कब हो पाएगा, महिलाओं के लिए बेटा चीजें कब सही हो पाएंगी, जब जो लोग डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में जो लोग हैं वहां पे महिलाएं आएंगी। पॉलिटिक्स के अंदर टिल द टाइम विमेन विल नॉट गेट रिप्रेजेंटेशन, तो उनके मुद्दे कौन उठाएगा, महिला ही अपने मुद्दे उठा सकती है ना अपनी कम्युनिटी के लिए। तो हमें यही चाहिए कि पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा विमेन होनी चाहिए, ताकि जो फीमेल पर्सपेक्टिव है वो आ सके, महिलाओं के जो इश्यूज है उनको रिप्रेजेंट करा जा सके और उन मुद्दों को सॉल्व किया जा सके। बट इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स में महिलाएं बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं। अभी हम बात भी करेंगे विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, ठीक है, कि वहां पर महिलाओं के लिए बोला जाता है कि 1/3 सीट जो है रिजर्व्ड होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे, क्या वो बिल पास हुआ, कितना कब पास हुआ, कब लागू होगा, ये सारी चीजों की हम बात करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, चलो ओके, एक बारी लीडर बोर्ड देख लेते हैं, लीडर बोर्ड को देख लेते हैं। देखो देखो देखो, ओके, क्या है ये लीडर बोर्ड, अब्दुल्ला, अनमोल, परम्या, सक्षम, अगस्त्या, सक्षम, स्नेह, असवंत, सत्यांशु एंड कृष्णा। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग। क्या, चलो ठीक है, तो यार नेक्स्ट क्लास में सॉन्ग सोच के आऊंगी, नेक्स्ट क्लास में गा दूंगी मैं। आज मेरे को नहीं पता कोई सॉन्ग, मेरे को नहीं पता बच्चों, बताओ मुझे कोई गाना बताओ। कौन सा गाना, गाना तो बताइए। इतने सारे गाने लिख दिए जो मेरे को पता भी नहीं है, इतने सारे गानों की स्पैम कर दी जो मुझे पता भी नहीं है। क्या, रंग दे बसंती, आज रंग दे बसंती क्यों? हम्म, एक ही गाना पुराना वाला ही गवाते रहते हो बेटा मुझसे तुम। एक तो मेरी आवाज बिल्कुल जब बैठ जाती है ना क्लास के एंड में, तब मुझसे गाना गवा दिया करो तुम। ये तो गा भी नहीं पाऊंगी मैं। अच्छा, बिल्कुल, कोशिश करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं।
कोशिश करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अब कान बंद कर लेना अगर बहुत बुरी आवाज लगे तो, ठीक है। इश्क दे फनियर लड़ गए, मेरी जान के पीछे पड़ गए, सीधे लाखों देखो मेरे दिल की छत पे चढ़, 100 बाजे मारे अखियां, मारे अखियां, मारे अखियां मेरे, उसे नीचे छत से उतारे अखियां, उतारे अखियां, उतारे अखियां, 100 बाजे मारे अखियां, एक उसका नाम पुकारे, सोने रंग दे रांझिया, तेरे ही जैसे लगते हैं सारे, डर लगता ना हो जाए यारी। तो गाइस, ओ माय गॉड, क्या गा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। ओ भाई वाह, नाइस। हाँ ठीक है बेटा, कोई नहीं कोई नहीं। देखो आप लोग मैम का अगली बारी से ना मैं एक स्लाइड लेकर आऊंगी यहाँ पे, उज्जू आइडल, क्योंकि आप लोग मैम से हर क्लास में गाना गवाते रहते हो और मैम को गाना लिटरली आता भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैम गा देती हैं और दिल से गाती हूँ यार मैं, तो दिल से गाई हुई चीज अच्छी लगती है, चाहे वो कितनी भी खराब क्यों ना हो। ठीक है, चलो ठीक है। ओके ओके ओके, 7 करोड़ मिल गए, चलो भाई बहुत ही बढ़िया फिर तो। ठीक है, चलो गाइस, आई विल सी यू। किसका नाम पुकारे, किसी का भी नहीं भाई। चलो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। आई विल सी यू गाइस, जहां पर हम कंटिन्यू करेंगे, आगे चलेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की बात करने के लिए। तो आ जाइएगा नेक्स्ट क्लास में। आई विल सी यू गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइस।